हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे जो कि है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो शुरू के जो इंसान थे, उनकी खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है तुषार ट्रेन जर्नी। कि एक लड़का तुषार है, वो ट्रेन से कहीं जा रहा है। कि जैसे वो चेन्नई में अपने रिश्तेदार से किसी शादी में जा रहा है, उसे ट्रेन में एक विंडो वाली सीट मिल गई है। वहाँ से वो बाहर की तरफ देखता है, जैसे लगता है कि ट्रेन तेज़ी से चल रही जा रही है, तो जो पेड़ पौधे हैं, जो खेत आते हैं, वो भी तेज़ी से पीछे की ओर जाते हुए लगते हैं। तब तब वो जैसे सोचता है कि तब उसके चाचा जी ने उससे कहा कि तुम्हें पता है कि जो ये ट्रेन है, ये केवल 150 साल पहले ही बनी थी। 150 ईयर्स पहले ही ये यात्रा जैसे इनसे ट्रैवलिंग शुरू हुई थी, और बसें तो इससे और भी थोड़ा और बाद में आई थी। तुषार तब सोचने लगता है कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए इतनी तेज़ चलने वाली जो क्विकली ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये चीज़ें नहीं थी, तो वो कैसे ट्रैवल करते थे। क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह रहते थे? लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो इधर से उधर क्यों घूमते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट पर लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन्हें क्या कहते थे? हम उन्हें हंटर और गैदरर्स कहकर पुकारते थे। आमतौर पर क्या था कि ये जो लोग थे, ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ये वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, और जो फॉरेस्ट से मिलने वाला सामान जैसे कि फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स, ये सब उन चीज़ों को गैदर करते थे। The immense variety of plants in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. कि जैसे कि हमारे इस कॉन्टिनेंट पर जो कि एक जो कि ट्रॉपिकल लैंड है, मतलब कि गर्म देश है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, जो फूड उन्हें मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि इन लोगों के लिए जो इनका ये लाइफ स्टाइल था, वो भी काफ़ी मुश्किल था। जैसे देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर दैन अस। क्योंकि अगर वो शिकार करते थे, जानवरों को हंट करते थे, तो कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो कि बहुत तेज़ दौड़ते हैं, उनका शिकार करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो और जैसे कि फ़िश होती है, फ़िश और बर्ड्स को कैच करना भी काफ़ी मुश्किल काम था। क्योंकि इसके लिए क्या था, जो पीपल थे, उन्हें नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। उन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था, कि चौकन्ना रहना पड़ता था, और हर चीज़ के लिए उन्हें तेज़ होना पड़ता था। इसी तरह से पेड़ पौधों को जो है, उनसे भी जो भी उन्हें फूड आइटम्स मिलते थे पेड़ पौधों से, उन्हें अगर वो कलेक्ट करते थे, तो उनके लिए ये जानना भी ज़रूरी था कि विच प्लांट्स और पार्ट्स और प्लांट्स आर एडिबल, दैट इज़ कैन बी ईटन, एज मैनी कैन बी पॉइजनस। कि जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से खाने लायक हैं, किन्हें वो खा सकते हैं, और उनमें से कुछ पॉइजनस भी हो सकते थे, जो कि जहरीले हो सकते थे। यू कैन नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स रिपन। और साथ ही साथ उन्हें इस चीज़ का भी पता होना ज़रूरी था कि जो फ्रूट्स होते हैं, वो किस समय में पक जाते हैं, रिपन होते हैं, तैयार हो जाते हैं। देयर आर एट लीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मेनली क्या थे कि 4 रीज़न है इसके, जो कि हंटर और गैदरर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. तो फर्स्ट रीज़न तो इसका ये था कि अगर वो एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रुकते थे, तो जो उनके आसपास जो भी खाने के लिए जो प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे, वो ख़त्म हो जाते थे, और इसके लिए फिर बाद में उन्हें फूड की तलाश में उन्हें एक जगह से फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था।
सेकंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरा ये कि जैसे जानवरों के शिकार के लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, छोटे शिकार जैसे कि होते हैं, और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, जो कि हिरन या फिर दूसरे मवेशी होते हैं, उनको हंट करने के लिए, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, घास और पत्तियाँ जो भी होती हैं उनकी तलाश में। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो जो ये जानवर जब एक दूसरी जगह जानवर जाया करते थे तो उनके पीछे पीछे उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। तो जो ये तीसरा रीज़न उनका ये था कि जैसे कि पेड़ और पौधों पर जो फल फूल आते हैं वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइम में होते हैं। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इसीलिए उन लोगों को मौसम के अनुसार मौसम के हिसाब से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जैसे कि जानवरों को, चाहे इंसान हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं, उनके लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो वाटर है वो लेक्स में होता है, स्ट्रीम्स होते हैं या फिर रिवर्स होती हैं, वहीं से मिल सकता है। तो क्या था कि कभी कभी कुछ जो रिवर्स होती हैं और कुछ लेक्स होती हैं उनका पानी सूख जाता था। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है कि जहाँ पे पानी पूरा साल रहता हो। अदर्स आर सीजनल। तो कुछ रिवर्स और लेक्स ऐसी होती थी जो कि पेरेनियल हो, जहाँ पे पूरा साल पानी रहता है, लेकिन कुछ सीजनल होती थी जहाँ पे कि पानी सूख भी जाता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो ड्राई सीज़न में वो लोग उस जगह चले जाते थे जहाँ पे कि उन्हें पानी मिले। और पीपल में हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो इसमें यह था कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए भी तो वो लोग जाया करते होंगे ना। तो फिर यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि उस टाइम ट्रैवलिंग के और कोई सोर्स नहीं थे, तो वो पैदल ही जाते होंगे। हमारा टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कि जो ये लोग थे, अर्ली पीपल थे, इनके बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कैसे मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि पुरातत्व शास्त्री होते हैं, उन्हें जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि उन्हें जो भी चीज़ें इन हंटर और गैदरर्स ने यूज़ किया होगा उनको, वो चीज़ें उन्हें मिलती हैं। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो ये लोग थे, जो अर्ली पीपल थे, इन्होंने जो भी टूल्स वगैरह बनाए होंगे वो स्टोन से बनाए होंगे, वुड से बनाए होंगे या बोन से बनाए होंगे, और इनमें से जो स्टोन टूल्स थे वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर सके थे, वो जो कि आज भी उनके जो अवशेष हैं, जो भी उनके रिमेन्स मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पर अब देखिए, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। तो कुछ जो स्टोन टूल्स थे उनका यूज़ मीट को काटने में, बोन्स को काटने में, स्क्रैप बार्क जो पेड़ों की ये छाल होती है उसको उतारने के लिए, एंड हाइड्स एनिमल स्किन और जो जानवरों की स्किन होती है उसको उतारने के लिए, फ्रूट्स को और रूट्स को चॉप करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrow for hunting। और जो कुछ टूल्स थे जैसे उनका यूज़ किया जाता था, ये उनका बोन्स और वुड के हैंडल्स बनाए जाते थे, और उससे कि जो स्पीयर और एरो जो कि भाले और बाण जैसे कुछ हथियार बनाए जाते थे उनमें हैंडल्स लगाकर। अदर्स टूल वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड। और कुछ जो औजार थे वो उनसे लकड़ियाँ काटी जाती थी, और जो वुड का यूज़ था वो फायर के लिए होता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और वुड का यूज़ हट बनाने में और फिर टूल्स बनाने में भी किया जाता था। अब यहाँ पे ये आपको पिक्चर में कुछ टूल्स, स्टोन टूल्स दिए गए हैं। इसमें जो ए है ये है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अर्लियर स्टोन टूल्स। ये सबसे मतलब पुराने टाइम के पत्थरों से बने हुए
औजार हैं। सेकंड में आपको बी में दिया गया है दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, और ये जो है ये इनसे कुछ और हज़ारों साल बाद बने थे। और सी में आपको ये जो दिए गए हैं ये हैं दीज वर मेड लेटर स्टिल, ये थोड़ा सा उससे और बाद में बने थे। और डी में जो दिए गए हैं दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, और ये जो हैं ये करीब 10,000 साल पहले बने होंगे। और ये जो ई में हैं ये नेचुरल पेबल्स हैं जो कि अपने आप से ही जैसे पानी में बहते हुए कभी मिल जाते हैं, जो नेचुरल पेबल्स हैं। अब यहाँ पे नीचे हैं स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, जो स्टोन टूल्स होते थे उन्हें यूज़ किसके लिए किया जाता था वो आपको यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है। जो ये लेफ़्ट साइड की पिक्चर है इसमें ये बताया गया है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ज़मीन को खोदने के लिए ताकि जो खाने वाली जड़ें होती हैं जो कि अंडर द सॉइल जो फ्रूट्स होते हैं, जो रूट्स होती हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए। और जो राइट में आपको दिया गया है इसमें बताया गया है स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, जो एनिमल की स्किन से बने हुए वो लोग कपड़े पहनते थे उनको स्टिच करने में भी जो स्टोन टूल्स थे उनका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, कि वो रहने के लिए किसी भी प्लेस को कैसे चूज़ करते थे। लुक एट मैप टू बिलो, यहाँ पे जो आपको ये मैप दिया गया है इसमें क्या है कि ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो जो इस मैप में आपको रेड कलर में कुछ ट्रायंगल में कुछ साइट्स शो की गई हैं जहाँ पे कि आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर और गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं, जिनमें कि एक तो ये है भीमबेटका, एक है हुंसगी और करनूल केव्स। Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as rivers and lakes. और ये जितनी भी sites हैं ये वाटर सोर्सेज के पास में पाई जाती थी, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि चाहे एनिमल्स हो चाहे पीपल हो, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती थी। तो ये जो साइट्स हैं ये रिवर्स और लेक्स के पास होती थी। नेक्स्ट पेज पर है As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. हालांकि क्या था कि जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो लोग उन जिस स्टोन से टूल बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं था कि हर स्टोन से टूल बनाया जा सकता हो, तो उसके लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे स्टोन चाहिए थे। उसकी तलाश में उस स्टोन की गुड क्वालिटी को देखते हुए वो लोग उन जगहों पर जाते थे जहाँ पे कि उन्हें गुड क्वालिटी स्टोन अवेलेबल हो सके। प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। तो जहाँ पे इन लोगों को वो स्टोन मिलते थे और ये वहाँ पर इन स्टोन्स से टूल्स को बनाया करते थे, उन जगहों को फैक्ट्री साइट्स के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री साइट्स किसे कहा जा सकता है। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, तो हमें इन फैक्ट्रीज़ की जो हमें जानकारी मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कैसे मिली है। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या था कि यूजुअली ऐसे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिनसे कि इन्होंने ये टूल्स बनाए होंगे, और कुछ ऐसे थे कि जो टूल्स उनके लिए सही उन्हें ये लगा होगा कि ये टूल्स सही नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें वहीं डिस्कार्ड कर दिया, मतलब उन्हें वहीं छोड़ दिया था, और वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइट्स, और इन साइट्स पर जैसे कि स्टोन को थोड़ा तोड़ कर या जैसे भी उन्हें वो टूल्स बनाते थे, तो जो स्टोन की चिप्स, जो स्टोन के टुकड़े थे वो भी वहाँ पे उन्हें मिले हैं। Sometimes people lived here for longer spells of time. तो कभी कभी क्या था कि कुछ लोग इन स्थानों पर जहाँ पे कि वो टूल्स बनाते थे उन जगहों पर ज़्यादा देर रुकते थे। तो these sites are called habitation cum factory. इन साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स का बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे ये एक फैक्ट्री की तरह मतलब वो टूल्स बनाते भी थे और रहते भी थे। अब यहाँ पे आपको नीचे जो पिक्चर दी गई है इसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। ये भीमबेटका एक जगह है जो कि आज का जो प्रेजेंट में मध्य प्रदेश है वहाँ है। सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स, तो यहाँ पे कुछ साइट्स हैं जिनको कि हैबिटेशनल साइट्स बोला जा सकता है, जहाँ पे कि ये अर्ली पीपल रहा करते थे।
These include caves and rocks shelters such as the one shown here. यहाँ पे जो आपको ये शो की गई है ये कुछ caves हैं और rock है, rock shelters हैं जहाँ पे कि वो लोग रहा करते थे. People choose these natural caves because they provide shelter from the rain, heat and wind. क्योंकि लोग इन जगहों को क्यों चुनते थे, जो ये नेचुरल केव्स होती थी इन्हें वो क्यों चुनते थे, क्योंकि ये केव्स उन्हें शेल्टर देती थी, वहाँ रहने के लिए जगह देती थी और उन्हें बारिश से, गर्मी से और तेज़ हवाओं से भी बचाती थी. Natural caves and rock shelters are found in the Vindhyas and the Deccan Plateau. जो ये नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं ये विंध्यास में और दक्कन के जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पे मिलते हैं. नेक्स्ट पेज पर हैं साइट्स. साइट्स होते हैं वो पूरा स्थल, वो पुराने जगह जहाँ पे कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ उनके रिमेन्स में मिलते हैं. आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा वर फाउंड. साइट्स एक ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे कि जैसे कि टूल्स हैं, पोट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनके रिमेन्स मिलते हैं. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even underwater. तो ऐसी चीज़ें जो कि उस समय लोगों ने अपने यूज़ में ली होंगी और बाद में उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया होगा. तो कभी कभी क्या था कि या तो वो ज़मीन के ऊपर ही रह जाती थी और कभी कभी उन्हें वो ज़मीन के नीचे भी दब जाती थी, जैसे कि वो समुद्र में या सी या अंडर वाटर भी पाई जाती थी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेकिंग स्टोन टूल्स, कि जो स्टोन टूल्स थे उन्हें कैसे बनाया जाता था. स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स. जो स्टोन टूल्स थे उन्हें बनाने की मेनली 2 टेक्निक्स थी. द फर्स्ट इज़ कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन. पहली जो टेक्निक है उसे कहते हैं स्टोन ऑन स्टोन, मतलब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराकर उसको एक टूल बनाना. Here the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. तो इसमें क्या था कि जैसे कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे तो एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़ी जैसे इस्तेमाल करना होता था. जैसे कि मान लीजिए आप अपने लेफ़्ट हैंड में किसी चीज़ को पकड़ते हैं और राइट हैंड में दूसरी चीज़ को लेकर उस लेफ़्ट हैंड वाली चीज़ पर अगर आप उसको उस पर मारेंगे तो वही ये टेक्निक थी कि एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को टकराना. Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. और जो दूसरा स्टोन था वो एक हैमर की तरह यूज़ होता था कि हथौड़े से उसको दूसरे हाथ वाले पत्थर पे मारना. The second stone was used to strike off flax from the first till the required shape was obtained. तो इससे क्या था कि जो लेफ़्ट हैंड में जो स्टोन होता है और राइट हैंड वाले स्टोन से उसके ऊपर चोट करके उसको उसके कुछ जैसे कोई फ्लैक्स उतारना कि उसके टुकड़े छीलना कि जो पत्थर को जो भी शेप देनी है उसे वो शेप दी जा सके. सेकंड टेक्निक थी प्रेशर फ्लेकिंग. हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस. प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर प्रेशर डालकर उसके टुकड़े निकालना. इसमें क्या था कि एक जो पत्थर है उसे एक जगह पर एक सरफेस पर उसको रख दिया तो और दूसरे जो पत्थर है उसको प्रेशर से, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लैक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स. और प्रेशर डालकर उसको टूल की शेप दी जाती थी उसकी फ्लैक्स को रिमूव करके. नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि जो फायर थी उसके बारे में कैसे पता लगा. फाइंड द करनूल केव्स ऑन मैप 2. मैप में आपको वो करनूल केव्स के बारे में बताया था जो कि रेड ट्राइंगल में थी. ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर. यहाँ पे कुछ राख के जो ट्रेसेस मिले हैं. तो यहाँ पे ये आपको याद रखने वाली बात है कि जो ऐश के जो राख के जो ट्रेसेस थे वो कहाँ मिले थे, करनूल केव्स. दिस सजेस्ट्स दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर. ये चीज़ हमें ये बताता है कि उस समय लोग आग का यूज़ करना सीख गए थे. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स.
जो फायर है उसका यूज़ वो लोग कई तरीक़ों में करते थे, जैसे कि लाइट के सोर्स के रूप में, को मीट को कुक करने के लिए और जानवरों को भगाने के लिए। नेक्स्ट है ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट या क्लाइमेट जो चेंज होता है उसके बारे में। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। लगभग 12,000 साल पहले 12,000 ईयर्स अगो तो जो दुनिया में था वो काफ़ी मेजर चेंजेस आए थे क्लाइमेट में, विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ था कि जो ये आगे जो ये कि ग्रासलैंड्स थे, जो कि घास के मैदान थे, वो बनने लगे थे कि अगर एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हो गया था, कंडीशंस जो क्लाइमेट की कंडीशंस थी वो वार्म हो गई थी, तो बहुत से एरिया थे वो ग्रासलैंड में डेवलप हो गए थे। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल। तो इससे क्या हुआ था, जो डियर हिरन होते हैं, एंटेलोप जो बारहसिंगा जो जानवर होते हैं वो, और जो शीप, गोट और दूसरे कैटल्स थे, उन जानवरों की जो संख्या थी वो भी इंक्रीज़ होने लगी थी, जो क्योंकि वो लोग जो ये ग्रासलैंड्स थे वहाँ से घास को खाकर सर्वाइव करते थे, वो उससे ज़िंदा रह सकते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, जो अर्ली पीपल थे जो इन जानवरों का शिकार करते थे, धीरे धीरे उन्होंने इन जानवरों के खाने पीने की, वो इन जानवरों को पकड़ने के लिए इनके पीछे भी आए होंगे, और जैसे धीरे धीरे फिर टाइम के साथ साथ उन्हें इनके खाने पीने की आदतें और इनके ब्रीडिंग सीज़न की भी उन्हें नॉलेज मिलती रही होगी। और इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल to start thinking about herding and rearing these animals themselves। और यही हो सकता है कि जो लोग जब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार इनको रेयर करने के बारे में सोचने लगे होंगे, और साथ ही इस टाइम में जो फ़िश थी वो भी उनका इम्पोर्टेंट फूड बन गया था। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent। इसी समय में कॉन्टिनेंट पर, इस सब कॉन्टिनेंट पर के अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि ये व्हीट है, बार्ले है और राइस है, वो नेचुरली मतलब अपने आप शायद ग्रू होने लगे होंगे। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। तो जो आदमी, औरतें और जो बच्चे थे, उन्होंने शायद जो ये फूड ग्रेन्स थे इन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया होगा, और उन्होंने इसे उगाना भी सीख लिया होगा, और जैसे कि उन्हें जो उनका पकने की जो टाइमिंग होती है कि जब वो ग्रेन रिपन हो जाते हैं, उन्होंने वो भी सीख लिया होगा। ऐसा करते करते दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इसी प्रोसेस में ऐसे ही सीखते सीखते उन्होंने खुद से ही अनाज जो ग्रेन होता है उसे ग्रो करना सीख लिया होगा। यहाँ पे ये है नेम्स एंड डेट्स। तो जिस भी टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अर्ली पीपल के बारे में जिस टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसे जो ये आर्कियोलॉजिस्ट है इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े जैसे नाम दिए हैं। तो और फर्स्ट है, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। इसको इन्होंने पैलियोलिथिक बोला है, जिसका कि नाम होता है, दो शब्दों से बना है ये, जिसका मतलब है, टू ग्रीक वर्ड से बना है। फर्स्ट है पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन, मतलब कि पुराना। ओल्ड का मतलब पुराना, स्टोन का मतलब पत्थर। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंट ऑफ द फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये नाम जो कि पुरानी साइट्स होती हैं वहाँ से मिले हुए पत्थर के जो टूल्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस को बताता है। द पैलियोलिथिक पीरियड्स एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो जो ये पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है ये उस समय का माना जाता है, ये 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल के दौरान माना जाता है। यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब हम पुराने अर्ली टाइम के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं, तो जैसे अब 2000
20 चल रहा है, तो 2000 जब शुरू हुआ, जब ये 1 से शुरू हुआ था, तो अगर हमें उससे पीछे के बारे में जानना है तो वहाँ से फिर वो बैक काउंटिंग होती है। तो ये 1 से पीछे के 12,000 ईयर से भी उससे पीछे 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो पिछले 2 लाख साल पहले से और जो 12,000 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको पैलियोलिथिक टाइम बोला गया है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच टू टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। तो इस जो पैलियोलिथिक पीरियड है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल और अपर। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो ये तीनों पार्ट हैं पैलियोलिथिक टाइम के, ये जो लंबा जो टाइम पीरियड है ये ह्यूमन हिस्ट्री के 99% को कवर करता है। मतलब इस टाइम से हमें ह्यूमन हिस्ट्री का 99% पता चल जाता है। The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic। तो जो टाइम जिसमें कि हम एनवायरमेंटल चेंजेस देखते हैं, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि बहुत से एनवायरमेंटल चेंजेस भी आए थे जिससे कि वार्म कंडीशंस हुई थी, ग्रासलैंड्स बनने लगे थे। अगर उन एनवायरमेंटल चेंजेस के टाइम पीरियड को हम देखें तो वो 12,000 ईयर्स से शुरू होकर 10,000 ईयर्स तक का है। उसके बीच के जो टाइम पीरियड है उसे बोला गया है मेसोलिथिक टाइम पीरियड। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths। तो जो इस टाइम पीरियड में जो भी स्टोन टूल्स मिले थे वो काफ़ी छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, लघु का मतलब होता है काफ़ी छोटा, लघु पाषाण काल कहा जाता है। माइक्रोलिथस वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। तो जो ये माइक्रोलिथस टाइम पीरियड था, इसमें जो टूल्स बनाए जाते थे वो उनमें हड्डी, बोन्स या फिर वुड के हैंडल्स लगाए जाते थे, जैसे कि जो घास काटने का हंसिया होता है या आरी जैसी कुल्हाड़ी वगैरह। एट द सेम टाइम इसी समय older वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। तो इसके साथ साथ जो पुराने टाइम के जो पैलियोलिथिक युग वाले जो टूल्स थे वो भी बनाए जाते रहे होंगे। अगले युग की शुरुआत है जो कि 10,000 साल पहले से होती है, उसे कहते हैं द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज़ नॉन एज द नियोलिथिक। जो 10,000 ईयर्स पहले से जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं नियोलिथिक, जिसे कहते हैं नवपाषाण काल। वी हैव ऑल्सो मैंशनड द नेम ऑफ सम प्लेसेस। तो इनमें से कुछ स्थानों के, कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं और अक्सर क्या है हम पुरानी जगहों को उनके नामों से आज भी यूज़ करते हैं। जो पहले नाम थे वो आज भी चले आ रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। कि जो रॉक पेंटिंग, जो चट्टानों पर या दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उनसे हमें क्या पता चलता है। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls। बहुत सी जो केव्स हैं जहाँ पे कि अर्ली पीपल रहते थे वो वहाँ दीवारों पर पेंटिंग्स भी बनाते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साउथ में देखने को मिलता है। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये जो पेंटिंग्स हैं यहाँ की इन केव्स में मिली, जो पेंटिंग्स मिली हैं वो वाइल्ड एनिमल्स की हैं और उन्हें काफ़ी मतलब एक्यूरेसी और स्किलफुली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से और पूरी कुशलता के साथ ड्रॉ किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक केव की वॉल पेंटिंग है जिसमें आपको जैसे कि ये पता लगता है कि एक आदमी एक हिरन का शिकार कर रहा है। हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था, जो लोग थे वो कौन कौन थे, वो क्या क्या करते थे। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स।
तो हमने पढ़ा कि जो अर्ली पीपल थे वो शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, जो ये फ्रूट्स और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसकी स्टोन टूल्स को बनाते थे, और वो केव्स में रहते थे वहाँ की वॉल्स पे पेंटिंग्स भी बनाते थे. इज़ देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर विमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर विमेन पेंटेड और मैन गैदर्ड फ्रूट्स एंड नट्स. तो इसमें ये है कि यहाँ पे ये भी पता चला होगा कि जो विमेंस थी वो भी शिकार करती थी, और जो मैन थे वो टूल्स बनाते थे, या फिर जो विमेंस थी वो पेंटिंग्स करती थी, और जो मैन थे वो फ्रूट्स को गैदर करते थे. लेकिन रियलिटी में एक्चुअली हम इसका पूरा प्रॉपर तरीके से हमें इसकी नॉलेज नहीं है. लेकिन दो बातें हो सकती हैं. जो मैन और विमेन हैं, बोथ मैन एंड वीमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. जो मैन और वीमेन थे वो मिलकर कुछ काम ऐसे होंगे जिससे कि वो दोनों ही करते होंगे. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय वीमेन एंड अदर्स ओनली बाय मैन. तो और इसी तरह से कि कुछ काम ऐसे होंगे जो कि केवल औरतें करती होंगी, और कुछ काम केवल जो मैन है, जो आदमी है, वो करते होंगे. And again there could have been different practices in different parts of the subcontinent. तो इसी तरह से कुछ इस सब कॉन्टिनेंट पर अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस, मतलब जो परंपराएं, जो रीति रिवाज हैं, वो बन गए होंगे. अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया. तो यहाँ पे ये है कि जो ऑस्ट्रिच है वो इंडिया में भी थे. Ostriches were found in India during the Paleolithic period. जो Paleolithic period था तब इंडिया में ऑस्ट्रिच के मिलने का पता चलता है. Large quantities of ostrich egg shells were found at पाटने in महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में ऑस्ट्रिच के एग के शेल्स मिले हैं. Designs were engraved on some pieces while beads were also made out of them. जैसे कि इनके कुछ जो शेल्स हैं, जो इन एग्स के, उन पर कुछ ड्रॉ भी किया हुआ मिला है, और इसके अलावा कुछ जैसे जो एग्स हैं उनके कुछ जो बीड्स हैं, जो ये मनके जो बनाए जाते हैं, मोती बनाए जाते हैं, वो भी मिले हैं. तो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए ये बात है कि जो ऑस्ट्रिच के जो एग्स हैं वो कहाँ मिले थे? महाराष्ट्र के पाटने में. नेक्स्ट टॉपिक है ए क्लोजर लुक हुंसगी. फाइंड हुंसगी इन मैप 2. मैप 2 में आपको हुंसगी जो रेड ट्राइंगल में शो की गई थी, ये वो एक साइट है. ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर. तो जो ये हुंसगी एक जगह है, ये पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पे कि इसके काफ़ी रिमेन्स मिलते हैं. एट सम साइट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वर फाउंड. तो कुछ जो साइट्स होती हैं, कुछ जो साइट्स हैं, वहाँ पे जो डिफरेंट जो वो काम होते हैं उनमें यूज़ होने वाले जो टूल्स हैं वो भी मिले थे. हमारा टॉपिक है ए क्लोजर लुक हुंसगी. हुंसगी एक साइट है जो कि आपको मैप 2 में भी शो की गई थी. ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर. तो जो यहाँ पे जो ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो मिलती हैं. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. यहाँ की साइट्स में कुछ अलग अलग, जैसे जो लोग टूल्स को अलग अलग कामों में यूज़ करते थे, कुछ ऐसे कई तरह के टूल्स मिले हैं. These were probably habitation कम फैक्ट्री साइट्स. हो सकता है कि ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स हो जो हुंसगी थी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काफ़ी टाइम तक रहे भी होंगे और यहाँ पे उन्होंने टूल्स को भी बनाया होगा. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. और कुछ छोटे साइट्स भी मिली हैं जिनमें कि इन टूल्स के मिलने के कुछ एविडेंस मिलते हैं. Some of the sites were close to springs. तो इनमें से कुछ जो साइट्स हैं वो झरनों के पास थी. Most tools were made from limestone which was locally available. जो ज़्यादातर जो
टूल्स थे वो लाइमस्टोन, जिसको कि चूना पत्थर बोला जाता है, उसके बने हुए थे, क्योंकि ये उन्हें लोकली मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता था। अब एल्सवेयर में देखिए, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, द पेंटिंग बिलो इन फ्रॉम ए केव इन फ्रांस। तो यहाँ पे जो आपको ये पेंटिंग दी गई है, ये फ्रांस की एक केव में मिली है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years अगो। तो ये जो पेंटिंग है, ये कई 100 साल पहले 4 स्कूल के बच्चों ने इसको ढूंढा था। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 and 10,000 years अगो। तो ये जो ये पेंटिंग है, इस तरह के जो चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, ये 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें तो ज़्यादातर मेनली क्या है कि आपको एनिमल्स की जो पिक्चर्स हैं वो दिखाई देंगी। अब इन पिक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें आपको एनिमल्स क्लियरली शो होंगे। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स होते थे? वाइल्ड हॉर्सेस, अरॉक्स एंड ऑल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, बाइसन, वुली रिनोसेरस, रेंडियर एंड बियर, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। इनमें जैसे कि जंगली घोड़े होते हैं, और ये जो बारहसिंगे हैं, और जो ये बियर हैं, उनकी आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। These colors were made from minerals like ochre और iron ore and charcoal। तो जो ये पिक्चर्स बनाई जाती थी, ये जैसे कि जो आयरन और है उससे, और जो मिनरल्स या फिर जो चारकोल जैसे कुछ होते उनसे बनाई गई थी। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो एनिमल्स की पिक्चर्स थी, शायद ये ओकेजनली बनाई गई हों। कोई भी जैसे कोई फंक्शंस, कोई ओकेज़न कुछ आए तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाई गई हों। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। और हो सकता है कि जैसे कि कुछ हंटर्स जब शिकार पर जाते हैं तो उनके वहाँ जाने से पहले कुछ रिचुअल्स परफॉर्म की जाती हो, कोई भी जैसे पूजा वगैरह की जाती हो, तब शायद इन पिक्चर्स को बनाया गया हो। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है।